तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, आपको इसका अगर मैं सार दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, जिस्ट जिसे हम बोलते हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उतना ही सिंपल है समझना जितना ये कि हम बाकी चीज़ें अपनी लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, हमारा हर एक चीज़ का सेट टाइम टेबल होता है। ऐसे ही जो बड़े लोग होते हैं, कंपनी वाले लोग होते हैं, वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं। नाउ अभी आप जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चीज़ें नहीं समझ पाते हो, जो आइडियाज़ नहीं लगा पाते हो, जिस कारण से केस स्टडीज़ नहीं कर पाते हो, हम वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो लिखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद, नंबर 1 पुट अ डैश, एक लाइन छोड़ना और लिखना, मैनेजरियल डिसीजंस विच रिजल्ट्स इन, पुट अ डैश, ए पॉइंट करके लिखो 1 के अंदर, एक लाइन छोड़कर करना, ठीक है, घिनापन नहीं करना है हमें, यू हैव टू लीव 1 लाइन। एक्विजिशन एंड फाइनेंस ऑफ, ब्लॉक लेटर्स में लिखना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। इसके अंदर ए पॉइंट करके इसलिए लिखा है, ऑल्दो बी या सी हमारे पास नहीं है, बट मैंने इसलिए लिखवा दिया सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है। सेकेंड पॉइंट आ जाओ, सिलेक्शन ऑफ एसेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। थर्ड पॉइंट करके लिखो, सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक लाइबिलिटीज। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज। फिफ्थ पॉइंट, डिपेंड्स अपॉन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। अब अल्टीमेटली हम गलती कहाँ करते हैं याद करने में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें पता ही नहीं होता है कि क्या होता है। अगर आपने इतना लिखा है तो इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। टर्म्स आप मेरे साथ याद करोगे जो आपने इसके अंदर लिखे हैं। पॉइंट नंबर 1 में हमने लिखा एक्विजिशन एंड फाइनेंस। सबसे पहली चीज़ आप एक्वायर करते हो। एक्वायर तो सुना है आपने, देयर आर वेरियस सोर्सेज जहाँ से आप पैसा लेके उठा सकते हो। आप अपने परिवार में किसी से मांग सकते हो, आप बैंक के पास जा सकते हो, या पब्लिक के पास जा सकते हो और पैसा मांग सकते हो। जो ये मांगने वाली प्रथा है ये क्या कहलाती है? एक्विजिशन। फाइनेंस भी उसी को इलैबोरेट करता है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि सीबीएसई को टर्मिनोलॉजीज ऐसी चाहिए हम उनको वो देंगे। एक्वायर करना या फाइनेंस करा लेना, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में एक्वायर करना और फाइनेंस करना अलग अलग चीज़ है। एक्वायर करना मतलब क्या हो गया? किसी सोर्स से ले लेना, मांग लेना। फाइनेंस एंड टिपिकली दूसरी चीज़ है। फाइनेंस कैसे काम करता है मैं उसका भी सेंस बता देता हूँ। जब हम एक्विजिशन की बात करते हैं, वी आर गेटिंग द कैश इन हैंड, हाथ में पैसा आएगा, तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसे खर्च करना है। फाइनेंस का मतलब होता है तुमने किसी पर्टिकुलर फर्म को पकड़ा और बोला मुझे ये एसेट दिलवा दो। वो तुम्हें पैसा नहीं देगी फर्म, कंपनी वो तुम्हें पैसा नहीं देगी, वो क्या देगी तुम्हें? एसेट खरीद के दे देगी और बाद में तुम उसको पैसा चुकाते रहना। एक्सिस बैंक से तुम लोन ले सकते हो जाके, बट बजाज फाइनेंस से लोन नहीं लोगे, बजाज फाइनेंस से एसेट खरीदोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? आपको टीवी खरीदनी थी, आप रिलायंस से डिजिटल पे गए, उनसे बोला मुझे टीवी लेनी है, उनने बोला सर कैश या फाइनेंस। अब 2 ऑप्शन है, एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन ले लो, हाथ में कैश होगा, इनको जाके कैश पकड़ाओ, टीवी तुम्हारी। या अगर बजाज फाइनेंस से तुम फाइनेंस कराओगे तो तुम्हें पैसा नहीं देना, बजाज फाइनेंस वाले तुम्हारी तरफ से पैसा दे देंगे और तुम किस्तें चुकाते रहना। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो एक्विजिशन और फाइनेंस में डिफरेंस क्लियर हो गया। एक्विजिशन मतलब फंड्स लेके आना बिजनेस के अंदर और अपने हिसाब से यूज करना, जैसे डिबेंचर्स, जैसे इक्विटी शेयर्स, ये क्या हो गए आपके? एक्विजिशंस हो गए। ठीक है, ये आप एक्वायर कर रहे हो आप। या फिर आप फाइनेंस करा लो, सीधे एसेट खरीदो और उस कंपनी को चुकाते रहो जिससे आपने वो फाइनेंस उठाया था, उसके थ्रू उठाया था। ये एक्विजिशन एंड फाइनेंस हो गया आपका। अब एक्विजिशन एंड फाइनेंस कैसा हो सकता है? 2 टर्म से हो सकता है। शॉर्ट टर्म, कंपनी की नीड्स वेरी करती रहती हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और ये तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अगर मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म रहती है क्योंकि वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल के लिए रहती है। मैं प्रोडक्शन करने वाला हूँ 12 महीने के लिए, अगर 12 महीने का मेरा प्रोडक्शन चलेगा तो मुझे उस टाइम पे कैश में पेमेंट्स करने होंगे। उसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए? वर्किंग कैपिटल। वो वर्किंग कैपिटल के लिए मैं फाइनेंस करा सकता हूँ या एक्विजिशन कर सकता हूँ, यानी कोई भी लोन ले सकता हूँ। ये मेरे पास एक ऑप्शन है। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे एसेट्स खरीदने तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ। तो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे क्या सीखी कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये पढ़ रहा हूँ कि इट इज़ अ मैनेजरियल डिसीजन। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो कि ये अपने आप में एक मैनेजरियल डिसीजन है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर कि ये तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। बिल्कुल है,
लेकिन इसको बिजनेस में मैनेजरियल डिसीजन कहते हैं, ऑपरेशनल डिसीजन कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोडक्टिविटी लेके चल रहे हो, और वो कौन बता पाता है आपको? मैनेजमेंट। इसलिए इसको मैनेजरियल डिसीजन टर्म देते हैं। क्या क्लियर है हम इस चीज़ को लेके? तो यार देखो, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात होती है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यहाँ पे अब क्लियर होगा। पहले पता चल गया, हाँ भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजरियल डिसीजन है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस को लेके, या तो आप एक्वायर करते हो या तो आप फाइनेंस कराते हो। ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब होता है यूसेज। तो बताओ, जब भी मैं प्लानिंग की डेफिनेशन दूंगा तो उसमें गोल्स बताना ज़रूरी है या नहीं? ऐसे ही फाइनेंस में भी गोल बताना ज़रूरी है। तो आप उसमें क्या करना चाह रहे हो? आप एसेट लेना चाह रहे हो या कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट लेना चाह रहे हो? बोथ कैन वर्क आउट। या तो आप सिंगल एसेट उठा रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स उठा रहे हो। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स कब होते हैं? व्हेन यू आर सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्री या न्यू बिजनेस आप सेटअप कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स चाहिए। प्रॉपर्टी चाहिए तो मशीनरी भी चाहिए आपको, तो ये पूरा सेटअप क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। अब मुझे बताओ कि अल्टीमेटली अगर मैं फाइनेंस कराऊंगा या फिर एक्वायर करूंगा फंड्स, तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? लायबिलिटी कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहली शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी, तीसरा करेंट लायबिलिटी। तो ऑब्वियसली सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक लायबिलिटी हुआ या नहीं हुआ? मैं जब फंड्स लेने जा रहा हूं तो मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी, दैट इज फॉर श्योर। वो लायबिलिटी 3 प्रकार से कोई भी हो सकती है, वो मुझे सिलेक्ट करना है, मुझे कैसी लायबिलिटी अपने ऊपर चाहिए। इफ आई एम गोइंग टू टेक अ लोन और आई एम गोइंग टू टेक मनी फ्रॉम डिबेंचर्स, दैट इज गोइंग टू बी अ नॉन करेंट लायबिलिटी फॉर मी। मैं इक्विटी शेयर्स पे जाऊंगा तो शेयर होल्डर फंड वाली लायबिलिटी होगी, और अगर मैं शॉर्ट टर्म का फंड उठाऊंगा तो करंट लायबिलिटी होगी। सारी चीज़ें सेंस बन रही है, मीनिंग बन रहा है डेफिनेशन का। ये जिसने पढ़ लिया, आगे का चैप्टर सबके लिए आसान हो जाएगा। अब मेरी एक जनरल प्रथा चलती है जब मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ, आप इसका एक फ्लो चार्ट बनाओगे। ये तो मैंने लिखवाया, अब आप इसका फ्लो चार्ट बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बनाओगे, मैंने थोड़ा डिटेलिंग में लिखवाया है। आप क्या करोगे? सबसे पहले ऐसे लिखोगे, मैनेजरियल डिसीजन, ये पहला हो गया, एक एरो खींचोगे। सेकंड लिखोगे बिल्कुल कम, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो टर्म आते जा रहे हैं याद, ऐसे थर्ड फोर्थ करके लिखते चले जाओ। जल्दी से हेडिंग डालो, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेंटर हेडिंग, और रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मुझे कौन बताएगा कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू कैसे एसेट्स एक्वायर करते हैं? सिलेक्टिव या स्पेसिफिक एसेट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट? सही है। यहाँ तक किसी को ऐसा जिसको समझ में नहीं आया प्लीज़ बता दो। एसेट या तो कोई स्पेसिफिक जाके उठा लिया या कॉम्बिनेशन में उठा लिया। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं चमत्कार की बात कर रहा हूँ, यानी रोल और स्कोप तो मैं याद ही नहीं करना है, क्योंकि रोल और स्कोप बताता है कि क्या करोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ, वो मैं तुम्हें डेफिनेशन में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ। मतलब तुम्हें यहाँ पे अलग से कुछ प्रयास नहीं करना है। यहाँ पे जो मैंने बता दिया, पहला हो गया आप एसेट्स डिटरमाइन करोगे। अब एसेट जो होंगे वो 2 ही प्रकार के खरीद सकते हो, या तो करंट या तो नॉन करंट, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी मैंने लिखवा चुका हूँ। तो इसी से एसोसिएटेड कोई भी 5 पॉइंट आप बनाओ और मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलो, इसी के अंदर से बनाना है, डेफिनेशन के अंदर से, ज़्यादा नहीं करना। जैसे मैंने बोला अर्निंग्स, कोई बोल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने बात की कि आप फंड्स ले सकते हो, उससे रेज क्या करते हो? फंड रेज करते हो। आप बोल सकते हो डेट और इक्विटी, जो आप बोलना चाहते हो करो। आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है? मेक एनी 5 पॉइंट्स विच एवर यू लाइक, रैंडम बना दो कुछ भी। हाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स अ कंपनी, दैट्स इट। मेक 5 पॉइंट्स आउट ऑफ डेफिनेशन ओनली। मैं तुम लोग को बताता हूं तुम्हें कैसे टर्म्स यूज करने। जहां पे तुम लोगों ने परचेज किया है, परचेजेस इक्वल्स टू एक्विजिशन, मनी इक्वल्स टू फंड्स, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा आपका? एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। क्या आप एसेट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, एलैबोरेट कर सकते हो? सेकंड, टाइप्स ऑफ एसेट्स आल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ लायबिलिटी। अगर आपका एसेट, बहुत सही पॉइंट है, क्योंकि अगर आपका एसेट मेजर है तो आप उसके लिए नॉन करंट पे जाओगे या शेयर होल्डर्स फंड पे जाओगे। अगर आपका एसेट माइनर है, छोटा मोटा कोई एसेट है, तो आप करंट लायबिलिटी के लिए जाओगे। ठीक है, अब मेरे 5 पॉइंट सुन लो आप, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपने कितना क्लोज लिखा हुआ है। आप सबने अपने पॉइंट्स लिख लिए, मेरे 5 पॉइंट सुनो। पहला है एसर्टेनिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, वेदर करंट और नॉन करंट। ठीक है, एसर्टेनिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, combination of short term and long term funds, debt to equity ratio, next point, or effect on profitability of the business. Heading, objectives of financial management. Number 1,
maximization of wealth of equity shareholders. Second, maintaining liquidity. Third, proper utilization of funds. ब्रैकेट में लिखो, use only if in case you forget a point. Fourth point, meeting short term and long term financial commitments. Now wealth maximization point कहता है, हिंदी में अनुवाद किया जाए तो आप रईस हो गए, ठीक है, आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर कंपनी कभी भी, सुनना और बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, कंपनी अगर कभी भी अपने पास पैसा रखेगी जिसको नाम दिया जाता है रिटेन्ड अर्निंग, तो कंपनी कभी भी उसमें नहीं बोलेगी कि रिटेन्ड अर्निंग हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, रिटेन्ड अर्निंग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मे बी आगे फ्यूचर रिस्क है, मे बी आगे हमें फ्यूचर ग्रोथ करनी है, मे बी आगे हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेवर हेल्प्स और प्लेज एनी रोल in any case in wealth maximization. Financial management only helps in creation of funds. Either you are acquiring funds or taking the finance from the market. Ultimately, out of those funds, generating assets for the business, acquiring assets, creation of a specific liability, depending upon the inflow and outflow. तो प्लीज़ गलती से भी कहीं पे मत लिख देना कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। लेकिन जब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरा किस्सा ही चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्टिविटी बताती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी है। तो आप सबसे पहले बात करते हो कि आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। दो जगह से आ रहा है, या तो आप शेयर होल्डर से पैसा मंगवाते हो या तो आप लोन लेते हो। क्या दोनों चीज़ें क्लियर है? कमिटमेंट क्या कहता है, ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है जिस भी सोर्स से पैसा आए वो दोनों के पास हमने जो कमिटमेंट किए हैं वो फुलफिल होना चाहिए। सही बोल रहा हूँ? यहाँ तक फॉलो कर रहे हो मेरे को कि नहीं कर रहे हो? कंपनी ने जिस सोर्स से भी पैसा उठाया हो उस सोर्स को फुलफिल करना या उस सोर्स के कमिटमेंट्स को पूरा करना एक कंपनी का प्रॉपर काम है। अगर लोन लिया है तो क्या ज़रूरी है? ज़रा देखो, मैंने एक लास्ट पॉइंट आपको लिखवाया है, मीटिंग कमिटमेंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। आपको क्या करना है? जो आपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट्स करके रखे हैं उनको मीटअप करो। मतलब आप उनको लोन को रीपे करो और उसका इंटरेस्ट रीपे करो। मैंने दोनों का कॉन्टेक्स्ट समझा दिया। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको भी समझना है उसको ये समझ में आ जाना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट डेट एंड इक्विटी। मैंने आपको समझा दिया, अगर शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज करो क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है, ये कंपनी अच्छी है, इसमें पैसा लगाओगे तो बदले में पैसा आएगा, तो शेयर होल्डर्स का कर दिया वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लॉन्ग टर्म बात की जाए तो आपने कमिटमेंट फुलफिल कर दिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के। लेकिन ये दोनों पॉसिबल कैसे होगा? जब पैसा होगा हाथ में, राइट, बिल्कुल सही। जब क्या होगा? पैसा ही नहीं होगा तो क्या कमिटमेंट फुलफिल हो जाएंगे? इसी से तीसरा पॉइंट आया, मेंटेनिंग लिक्विडिटी। क्या हुआ? अगर आपके हाथ में लिक्विडिटी है, अगर आपके हाथ में पैसा है, अगर आपके में रेगुलर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश है तो आप पैसा दे सकते हो, वरना क्या दे पाओगे? क्या कमिटमेंट्स मेंटेन हो पाएंगे? क्या वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाएगी? पैसे ही नहीं है। क्योंकि ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इस कॉन्टेक्स्ट में समझो, आपने शेयर होल्डर्स को भी खुश कर दिया, जिनसे लोन लिया था उसको भी खुश कर दिया। क्यों? क्योंकि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन थी। क्या क्लियर है? हम चलो आगे लिखो, फाइनेंशियल डिसीजंस। नेक्स्ट आपको टर्म्स में एक और लिख लेना है, जो टर्म्स वाला पेज है उसमें प्लीज लिख लो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक टॉपिक। प्लीज वो जो पेज था ना जिसमें अपन टर्म्स लिख रहे थे उसमें एक और टर्म लिख लो, वो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमने सीखा फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, एक और टर्म सीखा हमने, ये दो टर्म्स लिख लो उसमें। हेडिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ब्रैकेट में लिख लो कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसके अंदर हम कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे, प्लीज हेडिंग डालो की पॉइंट्स। नंबर 1, मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट ब्रिंग्स मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द फर्म। सेकेंड पॉइंट, एनी डिसीजन रिगार्डिंग acquiring fixed assets is termed as capital budgeting decision. Any decision regarding acquiring fixed assets is termed as capital budgeting decision. तो तुम लोग के माइंड में बहुत छोटी सी चीज़ फीड करनी है इस चीज़ को लेकर। जैसा आपको क्लियर होगा, पहला डिसीजन कहलाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाउ बात को यहाँ पे ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं हम। इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने नाम से क्लियर है, लेकिन चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है? नाम दे दिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, समझ में आ गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे भी क्या है? फाइनेंस। मेरी बात समझ में आ रही है?
अभी कोई चीज़ ऐसी जो डाउटफुल लग रही हो, मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट का मतलब एसेट होता है, सीधे दिमाग एसेट पे जाता है, अच्छी बात है अगर एसेट पे जा रहा है तो। लेकिन इसमें पहली चीज़ क्या याद आनी चाहिए भैया, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, एनी डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट दैट आर नीडेड टू बी मेड। सिंपल है ना। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या हुआ, आप इन्वेस्टमेंट को लेकर डिसीजन लोगे, कौन सा, फाइनेंस वाला, तो फाइनेंसिंग डिसीजन ही हुआ ना अल्टीमेटली। बट ऑल्दो फाइनेंसिंग डिसीजन एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या समझा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जब भी बात करेंगे, हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और याद रखना जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो कोई भी आपसे करंट एसेट्स की बात नहीं करेगा। किसकी बात करेगा, नॉन करंट एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सारी चीज़ों की बात करेगा, ना कि करंट एसेट की। तो फिर से बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप यहाँ पे ले रहे हो, इसलिए इसको एक और नाम दिया गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, जो कि मैं भी आपको एक चीज़ लिखवाने वाला हूँ, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसका भी अपना एक पर्पस है। कैपिटल मींस लमसम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसलिए उसमें टर्म क्या यूज़ किया, कैपिटल। नाउ व्हाट डज बजटिंग मींस, जब भी आप अलग से फंड्स निकाल के रखते हो, इसका मतलब आपने पहले से इस चीज़ के बारे में सोचा, यानी बजट बनाया, तब जाके आपने डिसीजन लिया। तो कैपिटल बजटिंग मींस आपने कैपिटल लेवल पे जाकर बजट बनाया ताकि आप क्या कर सको, इन्वेस्टमेंट। सोच के देखो ना, अगर मैं कैपिटल लेवल पे जाके कोई बजट बना रहा हूं तो कोई कैपिटल लेवल की चीज़ ही खरीदूंगा ना, कि डेटर वगैरह बनाऊंगा, नहीं ना, स्टॉक पाइलअप करूंगा, नहीं। अगर मैं कैपिटल लेवल पे जाके बजट बना रहा हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट ही करूंगा, इसलिए वो कहलाया कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और तभी मैंने आपको लिखवाया कि उसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स की। थोड़ा लॉजिक क्लियर हुआ, तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स में आपको ये देखना है कि आपका कमिटमेंट किसकी तरफ है। तो आपने फिर से बैलेंस शीट उठा के याद की, बैलेंस शीट में आपको पता चला 3 चीज़ें होती हैं। इससे पता चला आपका कमिटमेंट 2 लोगों की तरफ है, एक आपके ओनर्स जो शेयर होल्डर्स फंड है, वेरी गुड, और दूसरे नॉन करंट लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज जिनसे आपने पैसा बोरो किया है, इनकी तरफ, दोनों की तरफ कमिटमेंट है। तो पहला तो हमने जो ओनर्स के लिए है, ओनर्स की आप क्या करने की कोशिश करोगे, वेरी गुड, उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे। और जो आपके, जिन्होंने आपको पैसा दिया था, बोरो किया था, जिनसे आपने लायबिलिटी लेके रखी थी, उसके लिए अपन ने क्या करा था, मीटिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, वेदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। और इन दोनों के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनिंग लिक्विडिटी। क्या ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है? उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, डिसीजंस। सबसे पहला डिसीजन था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है आप कौन से एसेट्स किस सोर्स से एक्वायर करोगे। ऑब्वियसली मेरा इसमें पहला सवाल है और आप लोगों को आंसर देना है इसका। अगर आपको एसेट खरीदना है तो आप वो कैपिटल के थ्रू खरीदोगे या प्रॉफिट के थ्रू। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक और नाम क्या दे सकते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल क्यों बोला, एग्जैक्टली क्योंकि उसमें पैसा आपको कैपिटल नेचर का चाहिए या लमसम नेचर का चाहिए, इसलिए वो क्या कहलाया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इससे मैं कौन से एसेट्स रेज करता हूँ, करंट नॉन करंट, इससे मैं नॉन करंट एसेट्स रेज करता हूँ। क्या यहाँ तक अपन क्लियर है? बात ये नहीं है आपको कितना आता है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, उससे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में पैराग्राफ याद नहीं करने। क्या अपन ने कुछ पैराग्राफ याद किया इसमें? अपन ने कीवर्ड्स उठाए और वो याद किए। तो ज़रा एक जगह जो आपके टर्म्स, की टर्म्स जहाँ पे आप लिख रहे हो, कृपया करके वहाँ पे लिखें, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इक्वल्स टू कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कृपया करके हेडिंग डालें, स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम इसमें से ही पॉइंट निकालना चालू करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का स्कोप यानी बेसिकली नेचर क्या होता है। एसेट्स खरीदने से क्या मिलता है, मैंने आपको सिखाया था। एसेट्स को खरीदने से, मैं पहले से आपके दिमाग में थोड़ा बहुत डाल चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन से या एसेट्स खरीदने से क्या दूर की सोचने पे क्या फ़ायदा होता है, क्या 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 लगता है क्या होगा। लिखो पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब अपन ने डेफिनेशन की थी तो अपन ने बहुत क्लियरली पढ़ा था कि फाइनेंस से एसेट खरीदते हैं और एसेट से ग्रोथ होती है। तो पहला हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप ही लोगों ने बता दिया, ठीक है। अब चलो एक पॉइंट तो इससे बना लिया। मुझे तुम लोगों को सिखाना है कि तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ में पॉइंट्स कैसे पकड़ने हैं, क्योंकि तुम लोगों की यही गलती होती है। सबने चैप्टर पढ़ रखे, सारे टीचरों ने कहानी सुना के रखी है, लेकिन ये कौन बताएगा कि पॉइंट कैसे पकड़ें। कुछ बताना चाहोगे सेकंड पॉइंट के बारे में या मैं बता दूं? मैंने आपको की टर्म्स में लिखवाया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इक्वल्स टू कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इससे एक चीज़ सीखने को मिली, इस टॉपिक के 2 फेस हैं। एक इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में लिख दिया कि भैया ये काय के लिए, पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा, इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा क्योंकि एसेट्स हैं। तो दूसरा पॉइंट ये नहीं बनता लार्ज अमाउंट ऑफ
फंड्स बनता है कि नहीं? शॉर्ट मतलब स्मॉलर फंड्स है या लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स? तो सेकंड पॉइंट हमारा बन गया इससे बड़े आसानी से, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। तो मैंने तुम लोगों को सिखाना चालू किया कि जो हेडिंग है उससे आंसर्स निकालो, क्योंकि ये एक फंडा है। अगर आप लिखना चाहते हो, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वेल एंड गुड अगर आपको इसको लिखना हो, लेकिन एक सिंपल सा फंडा है, हेडिंग के अंदर ही पूरे आंसर्स छुपे होते हैं। अगर आपको हेडिंग अच्छे से आती है, आपको आंसर्स भी आ जाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसा डिसीजन है? आपने अभी थोड़े से प्लस पॉइंट बता दिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, दूसरा लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स है, ठीक है। आपने एक बाय नेचर बता दिया कि ये चीज़ है। क्या कोई एक ऐसा डिफरेंट कुछ निकल के आ सकता है पॉइंट जो थोड़ा सा डिफरेंट हो? कुछ सोचो दिमाग में, इससे इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड कुछ यूनिक पॉइंट अगर आप बना सको। इरिवर्सिबल मैं समझता हूँ कि भाई हाँ ये चीज़ है कि इरिवर्सिबल है, तो इसके कारण क्या हो गया? रिस्की डिसीजन हो गया, तो ठीक है। रिस्की एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो यार ये रिस्की क्यों है? मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। एक वो खुला हुआ है ऑलवेज ड्राई करके, एक कार पे कोटिंग्स जो चढ़ती हैं उससे रिलेटेड एक, हाँ पॉलिश वगैरह जो होती है, ऑलवेज ड्राई करके ओपन है। तो मुझे ऐसी जगह काफ़ी अच्छी लगती है, कुछ ऐसा नया वेंचर खुला हो। ऐसे ही अयोध्या साइड अगर आप जाओगे, मिनाल साइड जाओगे, तो सेरेमिक प्रो करके एक खुला हुआ है, ओपन है। अब ये दोनों कंपनीज़ जो हैं ये कार पे कोटिंग करती हैं, और इन्होंने भोपाल में अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, ये टेफ्लॉन कोटिंग नहीं है ना। टेफ्लॉन कोटिंग बेवकूफ़ बनाना होता है, वो घिस देते हैं पूरी कार लेके, बढ़िया चमका देते हैं, लेकिन 3-4 दिन बाद ख़राब हो जाती है। ये जो कोटिंग होती है, सेरेमिक कोटिंग होती है, ये काफ़ी डिटेल्ड कोटिंग होती है, एंड इट रिक्वायर्स एटलीस्ट अ डे और 2 दिन लगते हैं। तो मैं सोचा चलो यार पूछते हुए चलते हैं यार, पता चलेगा कि क्या ये नया आ रहा है भोपाल में। मैंने पता किया तो मुझे पता चला इसमें पैसा कितना लगता है अगर आप कोटिंग करवा रहे हो तो 47,000 5 साल के लिए। 47,000 5 साल के लिए आप दे रहे हो। अगर 5 साल का करवाते हो उसको एक्सटेंड तो 60,000 है, लेकिन 20% डिस्काउंट चल रहा है तो वो 47 में करने को भी तैयार है। मैंने कहा मैं खुद ही नहा लूँ। मैं कहा इतना पैसा तो खर्च नहीं हो पाएगा, मतलब मैं तो ऐसी क्यूरियस था तो मैं चला गया था। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, लेकिन ये प्रॉफिट देके जाएगा नहीं। क्यों नहीं देके जाएगा ऐसा बिजनेस मॉडल? उसका सिंपल सा रीज़न है कि आपके पास इतनी कार्स नहीं आने वाली। आपको लगता है कि लाइन लगी रहती होगी, मैं जितनी बार निकलता हूँ मच्छर मारते रहते बेचारे। कोई आएगा 50,000 रुपये कार के लिए देगा। हमारे भारत में मारुति की गाड़ियाँ खरीदते हैं, लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं होती। अभी टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं जो अथॉरिटी टेस्ट कराती है, मुझे नाम एकदम से एनकैप क्या रहता है उनका नाम, उन लोगों ने कराया है। हाईएस्ट रेटिंग मारुति की कार को 3 स्टार मिला है, वैगनार 2 स्टार। और ये हाई स्पीड्स पे आप चला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अपनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाती और डिसबैलेंस होने लगती हैं। फिर भी कौन सी गाड़ियाँ चल रही है? मारुति की। जो इंसान अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी पे खर्च नहीं करना चाहता, आपको लगता है वो खर्चा करेगा 60,000 रुपये, वैगनार खरीदेगा 4 लाख की, उसके बाद 60,000 की सेरेमिक कोटिंग कराएगा, उसे जाके ठुक जाएगा। सोच के देखो, जो इंडियन कंज्यूमर है वो 60-60 हज़ार रुपये खर्च करेगा सिरेमिक कोटिंग पे। घर वालों से जाके बोलो मम्मी वो एक कार लेनी है, हमने ऑल्टो ली है, उस पर सिरेमिक कोटिंग करवानी है। वो बेटा तू रोज़ धो लेना, 500 रुपये मैं तेरे को दे दूंगी। नॉट हैपनिंग। अल्टीमेटली मैं यहाँ पे बताना क्या चाह रहा हूँ, वाई इट इज़ रिस्की एंड टाइम कंज्यूमिंग। आप बहुत टाइम लगाते हो रिसर्च में, आप बहुत टाइम लगाते हो सोचने समझने में कि इस एसेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप अल्टीमेटली करते हो, लेकिन तब भी रिस्क बना रहता है कि वो बिज़नेस सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। नाउ मैं पूरी तरह से सही हूँ इसका भी कोई ऐसा अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए, वो कंपनी ऑलवेज ड्राई और सेरेमिक प्रो जो है बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए। उन्होंने कुछ चीज़ ऐसी देखी होगी, कोई विजन ऐसा देखा होगा, तब उन्हें लगा होगा कि भोपाल में ऐसा मार्केट है जहाँ पे लोग इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं। उनका भी रिसर्च वर्क होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है इनके लिए ये बिज़नेस बहुत रिस्की है। सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन अगेन रिस्की है। आने वाले टाइम में ऐसे कंज्यूमर्स आ जाएं जो 60-60 हज़ार रुपये पॉलिश पे खर्च करने को तैयार हों, लेकिन अभी मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। इसके कारण ये रिस्की भी हो जाता है, एट द सेम टाइम टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, और एक पॉइंट बता दो, खत्म करते हैं इस वाले पॉइंट को। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, सही पॉइंट है, नॉन रिकरिंग इन्वेस्टमेंट। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही स्कोप है इसका भाई, कि ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो नॉन रिकरिंग नेचर का एक बार कर दिया, 10-15 साल की फुर्सत। इंडियन कार्स को जो मेटल शीट्स होती हैं जिनसे इंडियन कार्स बनती हैं, उनको कौन स्टील प्रोवाइड कराता है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
सेल प्रोवाइड करवाता है, वहाँ से गुड क्वालिटी ऑफ शीट्स उठाई जाती हैं, लेकिन सेल भी डिफरेंट टाइप की शीट्स यूज़ करता है। मारुति की गाड़ियाँ सस्ती क्यों हैं? क्योंकि उनमें शीट्स जो है, स्टील जो है वो लाइट यूज़ होता है, जिसके कारण उनका एवरेज बढ़ जाता है और हमारा कंज्यूमर एवरेज के लिए मरता है, तो इसलिए वो बिक रही है। अदरवाइज मारुति की गाड़ियों का और कोई बिकने का रीज़न नहीं है। क्वालिटी वर्स्ट है, फीचर्स वर्स्ट हैं, सेफ्टी मेजर एक भी नहीं है, फिर भी चल रही है। रीज़न बस यही है कि सस्ता है। इवन मारुति का ऐड भी यही था, अगर आपने बहुत टाइम पहले एक देखा हो। माइलेज कितना देती है? एरोप्लेन का कुछ था। तो मारुति इतना ऑब्सेस्ड है माइलेज वगैरह से कि बोलते ठीक है, इंसान मरेगा ही तो माइलेज तो अच्छा है, ये खुश तो रहेगा कि 20 किलोमीटर पर लीटर मिल रहा था जब मरा। डिपेंड्स अपॉन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। हेडिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा हूं कि मुझे एक एसेट में इतना पैसा लगाना है, तो आखिर मेरे दिमाग में वो कौन से फैक्टर्स आएंगे जब मैं ये डिसीजन ले रहा हूंगा कि दिस मच अमाउंट ऑफ मनी आई हैव टू इन्वेस्ट। रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, पहले लिखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 1 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्लैश रेट ऑफ रिटर्न। पहला तो मैं समझा देता हूँ, रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आप अगर एक एसेट खरीदते हो 3 करोड़ का, तो आप ये मान के चलोगे कि उसके लाइफ स्पैन में एटलीस्ट वो उसके इक्विवेलेंट पैसा तो हमें निकाल के दे या उससे ज़्यादा ही दे। हम कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारे लिए फ्रूटफुल है। ऐसे ही बिजनेस भी सोचता है जब हम कोई एसेट ले तो वो उस काम का भी हो। ऐसा क्यों होता है कि जो पानी पूरी का ठेला लगाते हैं मैक्सिमम जगह पे वो मटका रखते हैं और हाथ से खिलाते हैं, भले ही वो 5 रुपये वाली पन्नी वाला हैंड ग्लव्स पहन लेंगे, लेकिन वो मशीन नहीं रखते, क्योंकि वो 10,000 की, 5,000 की, 8,000 की मशीन नहीं रख सकते जिसको उनको रेगुलरली चिल्ड आउट रखना पड़े। इससे अच्छा मटका है, बढ़िया बोरा बांधो उसके ऊपर, ठंडा रहेगा और उस हिसाब से खिलाओ पिलाओ, क्योंकि वो उनके लिए चीप है। अगर वो मशीन रख लेंगे तो वो भी जानते हैं वो उसकी कॉस्ट रिकवर उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे एंड वो उनके लिए एक लॉस का कारण भी बन सकता है। तो दैट इज़ नॉट एन आइडियल डिसीजन फॉर देम। सिंपल सा फंडा है, बहुत ही सिंपल, बहुत छोटी चीज़ है बट बहुत सिंपल सा फंडा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी देखा जाता है। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, आपको लगता है ये एसेट को लेके आने से आपको बेनिफिट होगा, वेल एंड गुड, कर दो वो डिसीजन, ले लो, एसेट को ले आओ। लेकिन अगर आपको उस पर रिटर्न्स ही नहीं मिलेंगे, आपको उस पर एडवांटेज ही नहीं मिलेगा, तो क्या आप वो डिसीजन लेना चाहोगे? नहीं लेना चाहोगे। बट फॉर श्योर यार आप ऐसा करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको भी मालूम है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपको उससे नुकसान होना है। सेकेंड, कैश फ्लो पोजीशन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मैंने आपको पहले ही मतलब बता दिया, एसेट खरीदने के लिए फाइनेंस कराना। अब जब आप फाइनेंस कराओगे या पैसा रेज करोगे बाय द वे ऑफ इक्विटी और मे बी बाय द वे ऑफ डेट, आप ये चेक करोगे कि आपके पास कैश फ्लो कैसा है। अगर कैश फ्लो ही नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं ले सकते भाई। एसेट खरीद तो लोगे, लेकिन जब इनफ्लो आउटफ्लो कैश है ही नहीं, पैसा आ ही नहीं रहा है आपकी जेब में, तो क्या आप खर्चे उठा पाओगे? एक तो आप एसेट खरीदोगे, एसेट को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट, साथ साथ में आपको रेडिली टाइम टू टाइम पैसा भी देना पड़ेगा जो आपने लोन लिया है। इवन इक्विटी शेयर होल्डर से तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि उससे प्रॉफिट है। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से क्या पता चलेगा उस एसेट से प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही है। कैश फ्लो पोजीशन से ये पता चलेगा कि चलो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम भी रह जाए इनिशियल ईयर्स में, फिर भी आपके पास एटलीस्ट इतना पैसा तो है कि आप रेगुलर पेमेंट्स कर सकते। मैं क्लियर हूँ इस चीज़ को लेके? कैश फ्लो पोजीशन क्लियर है? यू हैव टू हैव रेगुलर इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश सो एज टू मेंटेन द लिक्विडिटी, या कैश फ्लो पोजीशन को स्लैश करके लिख दो लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। एक और पॉइंट क्या बनाए, ठीक है, लिखो थर्ड पॉइंट, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस अवेलेबल। आप ये पता करोगे कि आपके पास कितने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं फाइनेंसेस के, उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे। अगर आपके पास डेट के वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मे बी यू कैन गो फॉर डिबेंचर्स, यू कैन गो फॉर पब्लिक डिपॉजिट्स और मे बी यू कैन गो फॉर अ बेसिक लोन, आप ऑब्वियसली उसके थ्रू अपने डिसीजंस आसानी से ले पाओगे। तो ये एक फैक्टर है अपने आप में जो अफेक्ट करता है। और कोई एक आध पॉइंट बन रहा है इसके अलावा? सोचो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं? फोर्थ पॉइंट, मार्केट कंडीशंस, ब्रैकेट में लिख लेना इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और लास्ट पॉइंट बना लेना गवर्नमेंट पॉलिसीज। ना मार्केट कंडीशंस आपको ये बताती हैं कि ये टाइम फेवरेबल है या नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस का मतलब होता है वेदर द कंज्यूमर्स आर रिस्पॉन्डिंग और नॉट। आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ लेकिन कंज्यूमर इंटरेस्टेड ही नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल ही नहीं है, ऐसा टाइम ही नहीं चल रहा कि बंदा पैसा खर्च करने को तैयार हो, आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाओ, आपका प्रॉफिट ही ना हो आपको। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मार्केट कंडीशन बोला जाता है। लास्ट बोला मैंने गवर्नमेंट पॉलिसीज,
कई गवर्नमेंट्स फेवरेबल होती है, कई टाइम पे होती है जब गवर्नमेंट चाहती है कि कंपनीज इन्वेस्टमेंट करें. फॉर एग्जांपल द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, कई टाइम पे गवर्नमेंट उतनी फेवरेबल नहीं होती है. अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको कॉस्टली पड़ेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसे हैं, रेगुलेशंस ऐसे हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहोगे. ये पॉइंट्स आप कुछ बना सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड. यहां तक क्लियर है? माइंड में गया जितना बताया? यहाँ पे मैं पहला पार्ट ख़त्म कर रहा हूँ सो दैट तुम लोग इसको और अच्छे से कर लो. कोशिश करना कि इसको दिन में एक बार उठा के रिवाइज़ कर रहे हो, मैं इतना एक्सपेक्ट करूँगा.